शादाब शम्सी अब कैसे समझाएंगे? बंगाल जल रहा है, ममता बनर्जी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हिंसा अगर हो रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मुस्लिमों का एक बड़ा तबका है जो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये हमारे हक के लिए लाया गया कानून है, कैसे समझाएंगे उन्हें? देखिए चित्रा, ऐसा नहीं है कि मुसलमान स्वीकार नहीं कर रहा है। मैंने डे 1 से मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हूँ कि जो विरोध करने वाले लोग हैं ये मुसलमान नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। ये वही गुंडे हैं जो जब ममता बनर्जी के जब चुनाव होता है तब भी सांप्रदायिक हिंसा ये लोग करते हैं। आज इनको बहाना मिल गया, ये गोल टोपी का सहारा ले रहे हैं और ये गोल टोपी का सहारा लेकर ये वही हैं टीएमसी के कार्यकर्ता जो हमेशा से जिनके नेचर में ये एग्रेशन है और वो लगातार इस एग्रेशन का फ़ायदा पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदू मुसलमान करके शायद हम दीदी को एज दे रहे हैं क्योंकि यही वो चाहती हैं और इसीलिए वो बहुत सॉफ्ट खेल रही हैं। जो लोग मारे गए, चाहे हरगोविंद दास जी हों, चाहे चंदन दास हो, चाहे एजाज अहमद शेख हो, ये जो तीनों लोग जिनकी भीड़ के बीच में जो दिक्कतें आई, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये कहीं से कहीं तक भी ना भारत के लिए अच्छा है ना पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर में ममता दीदी पूरी तरह से फेल हैं और जो भू माफिया और वक्फ माफिया है जो वो चाहता था उसके मन का हो रहा है। वो यही चाहता था कि पश्चिम बंगाल जले और दिखाई दे कि गोल टोपी वाले मुसलमान जला रहे हैं और इनके अंदर वक्फ को लेके बहुत गुस्सा है, जबकि आम मुसलमान इस इंतजार में खड़ा है कि मेरे लिए ये उम्मीद वाला एक्ट आ जाए तो मेरी दिक्कतें दूर हो जाए। गोल टोपी वाले कौन लोग हैं? ये मैंने वही बोला, से आए हैं? ये सब पॉलिटिकल जो विरोध कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं। बिल्कुल, ये वही पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं दीदी के जिन्होंने पिछले चुनाव में बंगाल में नंगा नाच किया था। ये वही लोग हैं जो ज़रूरत आप देखिए ना, पूरा वक्फ माफिया, वहाँ के गरीब मुसलमानों का हाल देखिए। एक कपड़े में मैं पश्चिम बंगाल गया हूँ, मुर्शिदाबाद गया हूँ, बशीरहाट गया हूँ, तमाम जगह मेरी देखी हुई है कैसे लकड़ी के पुल आज भी वहाँ मौजूद हैं, कैसे एक साड़ी के अंदर बारीक सी पतली सी साड़ी जिसमें बदन के अंदर के एक एक अंग दिखाई देता हो, उसके अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग। ये हाल है मुसलमान का जिसके पास 9 लाख एकड़ हेक्टेयर भूमि है। ये क्या हालात हैं, वो उसी हमें इस हिंदू मुस्लिम में उलझा के दीदी अपना रास्ता साफ करना चाहती हैं कि कहीं हमदर्दी में वोट मिल जाए, वो दूसरों पे अटैक कर दें। और संजय सरकार साहब, चाहे आप हरे कपड़े पहन के बैठ जाएं, हरे कपड़े पहन के बैठने से आप संदेश तो दे सकते हैं कि आप मुसलमानों के साथ है। अरे दम है तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सामने साथ आइए ना, झंडे के साथ आइए। गोल टोपी अपने कार्यकर्ताओं को पिनाकर क्यों सामने आके जो ईमानदार मुसलमान भी है उन्हें भी क्यों बदनाम कर रहे हैं? उस गरीब मुसलमान जो वाकई सदके ज़कात खैरात का मुस्तहिक है, क्यों से बदनाम कर रहे हैं? अरे आइए ना, फ्लैग से हटा सकते हैं क्या? आइए ना सामने अपने बैनर पे आइए ना। इंडिया का फ्लैग से आप हरा हटा सकते हैं क्या? हम कहां हटाने को कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आप आइए, अपनी पहचान से क्यों छुपा रहे हैं? अपनी हटा सकते हैं इंडिया का फ्लैग से। सरकार मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको, हम कह रहे हैं अपनी पहचान के साथ आगे आइए ना। आप घबरा क्यों रहे हैं संजय भाई? आपके कार्यकर्ता गोल टोपी उतार कर अपना झंडा लें, अपनी टोपी लगाएं, अपने दम पे आगे आओ ना। जब मुसलमानों का वोट लेने का दम रखते हो तो कार्यकर्ता को डोल अगर मुसलमान के हिमायत के लिए कार्यकर्ता को उसकी अपनी टोपी के साथ आने तो आप मुसलमान के लिए काम करते थे, पेन का झंडा डंडे के साथ जमीन देते थे, क्यों बेवकूफ पढ़ाई लिखाई कराते, लेकिन आप कुछ नहीं कराते थे। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कुछ नहीं कर सकते आप। वो गुंडागर्दी तो आप जिसको साथ में वो गुंडागर्दी करते रहते हैं। मुसलमान माफ नहीं करेगा आपको, हम माफिया का साथ नहीं करेगा, गरीब हम नहीं दे रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं आप। ये हरे कपड़े पहन मुसलमान को पैसे खा के तो बैठ गया है। ये नाटक आप मुसलमान को साथ में, मुसलमान को सब पैसा, मुसलमान को पैसा खा के बैठ गया है। टोपी का आप पैसा खा के मुसलमान को सामने जा नहीं पाते हैं ना, मुसलमान को सामने आपको जाने का हिम्मत है। आप तो बीजेपी के एक दलाल आदमी है। अरे और बीजेपी को दलाली करके आपको 2 वक्त की रोटी मिलता है। जब तक बीजेपी का दलाली, आप बीजेपी का दलाल नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगा। तो आपको शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पता नहीं कहां से आप लोग लेकर आते हैं ऐसे शब्द। परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग देख रहे होंगे, ऐसे शब्द अगर आप बोलेंगे। यहाँ पर डिबेट हो रही है सड़क चाप भाषा को लेकर। यहाँ पर आगे प्लीज सर, एक सेकेंड। अब जुनैद हारिस जी, माफी के साथ आप इतने देर से बैठे हुए हैं। मेरा ये सवाल है, ममता बनर्जी जब इस बात का जिक्र करती हैं कि बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये, संसद ने जो कानून पारित कर दिया है उसको आपको लागू कराना ही होगा। क्या डबल गेम खेल रही है यहाँ पर ममता बनर्जी? और साथ ही ये दंगाइयों को लेकर जिस तरह की सियासत चल रही है उस पर भी आपकी टिप्पणी।
सबसे पहले तो मैं ये जो दंगे फसाद हैं मैं इस पर मैं बात कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। अभी प्रेम शुक्ला जी उसे हिंदू और मुसलमान की नज़र से देख रहे थे, अभी शादाब शम्स साहब उसे गोल टोपी और हरे रंग के कपड़े से भी देख रहे थे। मैं बिल्कुल बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि आप इस वक्त हमें मुसलमान समझते हैं या हिंदू समझते हैं या क्या समझते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ ये जो जलते हुए घर हैं और ये जो उजड़े हुए बस्तियां हैं और ये जो स्टेशनों पर नज़र आने वाले लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और इस हवाले से हिंदू और मुसलमान की नज़र से नहीं, जुल्म किसी पर भी हो, हम जालिम के मुखालिफ हैं और मजलूम के हम साथी हैं। रह गई बात, ये हमें बहुत अफसोस होता है कि ये लड़ाई तो हिंदू मुसलमान है ही नहीं, ये लड़ाई तो गवर्नमेंट ने जुल्म किया है एक ख़ास तबके पर। वक्फ की ज़मीन, वक्फ की जायदाद मुसलमान अपने अल्लाह को खुश करने के लिए देता है, जिसका इंतज़ाम उसके हाथ में नहीं है। अब जाहिर से बात है उसमें खुर्द बुर्द इससे पहले की सरकारों ने भी किया है। हमारी पहली डिमांड ये है कि इससे पहले की सरकारों ने जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, जिन ज़मीनों को बेचा, जिन ज़मीनों को दूसरों को दिया, गवर्नमेंट को तो मुसलमानों के फेवर में ये कानून लाना चाहिए था कि वो कैसे वापस आएंगी। ये उल्टा इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मैं बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहूँ, मैं तो उसके साथ खड़ा नजर आऊँगा अगर गवर्नमेंट ऐसा करना शुरू कर दे तो। और मैं ये बात वक्फ के हवाले से सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, जिन हिंदू मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़मीनों पर दूसरों ने कब्जा कर रखा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपके सामने कि भगवान जगन्नाथ के पास मैं बता दूं कि 60,426 एकड़ ज़मीन है, इसमें 974 ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा है। मैं उनके ख़िलाफ़ भी हूं, जैसे कि वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे ना, गवर्नमेंट नहीं, इसके लिए कोई सज़ा का प्रोविज़न जो पहले से था सज़ा की बात कर रहे हैं आपको। अच्छा जुनैद भाई एक बात, मेरी बात आने दीजिए, बात कंप्लीट कर लो, लीजिए सर, कंप्लीट करने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा। आपकी इधर सुनिए, आप भाग नहीं सकते ना, बार बार होता है कि आप भाग जाते। आपने कहा सजा का प्रावधान था, सजा का प्रावधान था तो सजा आपको मालूम है अब 7 साल से कम पे बेलेबल ऑफेंस है, वो हैंड टू हैंड मुचलके पे बाहर हो जाता है और आज तक किसी को सजा हुई नहीं उस ऑफेंस में। क्यों झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं इस मुद्दे पे? लगातार बोल रहे हैं, मैंने, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इंटरवीन किया बीच में, लेकिन मत बोलिए ना झूठ। इसलिए मना किया क्योंकि उसमें वैसे मुचलके पे आउट हो जाना, और 75 साल में आप किसी को सजा नहीं दिला पाए। इसलिए बार बार कानून में अगर कोई कमी है जायज होगी तो स्वीकारेंगे, झूठ मत बोलिए। उनकी बात पूरी हो जाए। आरिस जी ये कह रहे हैं कि सजा नहीं दिला पाए। मैं पहले से कहता चला आ रहा हूं कि इससे पहले की सरकारों ने मुसलमानों की इन जमीनों के साथ वही रवैया इख्तियार किया कि जैसे किसी का हाथ काट दिया गया हो, लेकिन ये गवर्नमेंट हाथ के साथ साथ गर्दन काट रही है। से अब अज्यूम नहीं करके बोलेंगे, आप बताइए कैसे? आप बोलने नहीं दे रहे हैं ना, अब मैं बता तो रहा हूं। भाई अज्यूम मत कीजिए ना, आप शक करके बैठ गए, इसका इलाज तो लुकमान हुक्म के पास भी नहीं था। आप मुझे पहले से ही शक करके बैठ गए। कितना भड़का रहे हैं आप, कह रहे हैं गर्दन ही काट रही है सरकार। जी मैं बता रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, इजाजत दे दें तो मैं आपके सामने कुछ नहीं, मैं आप इजाजत पूरी ले लीजिए सर, आपको बोलने के लिए बुलाया। 100 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में जिस मुद्दे पर बहस की हो, जिसको लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ हो, जिसको लेकर 20 से ज्यादा मामले देश की सर्वोच्च अदालत में हो, आज बकायदा उस पर सुनवाई भी हुई है। संविधान के जिन आर्टिकल का हवाला आप लोगों की ओर से दिया जा रहा था कि इस पर हमला हो रहा है, सीजीआई ने आज उसको लेकर भी टिप्पणी की है। और फिर आप कह रहे हैं गला ही काट रही है सरकार। आपको एक चीज बता दूं, जेपीसी इसके लिए आपने बहुत अहम बात उठाई कि जेपीसी इसके लिए तैयार किए गए और जेपीसी के जो स्टेक होल्डर्स थे, जो उसमें लोग शामिल थे, उन्होंने जिन पॉइंट्स को उठाया था, जो एतराजात किए थे, वो नहीं माना गया है। जेपीसी के मेंबर्स के साथ आप ये बात करके देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसी वजह से उनको सड़क पर उतरना पड़ा और सड़क पर उतर करके उनको ये बात करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले सड़कों पर उतर गए और जानबूझ के ड्रामा शुरू कर दिया। आपको यकीन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ना आपको न्यायपालिका पे यकीन, ना आपको संसद पे यकीन, ना देश की संवैधानिक सिस्टम पे यकीन। अरे कहां जाएं? पहले से ये ऐलान हो गया जला दो, अभी जजमेंट आया नहीं, बंगाल जल रहा है। क्या चाह क्या रहे हो आप? क्या देश जलाना चाहते हो?
आम मुसलमान के नाम पे गुंडागिर्दी बंद कर ठीक है, दीजिए। जल्दी से जुनैद मेरी हारिस रिक्वेस्ट अपनी है बात आपसे, को खत्म गरीब कीजिए। मुसलमान मुझे, को बदनाम मत राजीव रंजन कीजिए। से एक टिप्पणी ले लेनी है। राजीव रंजन जी आ रही हूँ जल्दी से जुनैद हारिस। देखिए ऐसा है कि आप बीच में जब आप ऐसे रोकेंगे तो बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एकदम भी बिल्कुल क्लियर है कि आप ये बता दीजिए, मैं एक दो चीज़ें आपके पूछिए। सामने रख रहा हूँ। पूछिए। जिस तरीके से बंगाल की गवर्नमेंट ने अपने नहीं लागू करने की बात सर की, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ का बताइए ना, वक्त पे दिक्कत क्या है जो बंगाल चल रहा है? अच्छा मैं बोल सकता हूँ या बोलिए नहीं? ना सर, इधर पिताजी, उधर की बात आप बंगाल या इधर पहुंच तो जाएंगे। शादाब शमसाब को एंकर बना, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे बात करूंगी? इन्हीं को जल्दी से एंकर वो बना आपके देना। बगल में बैठे हुए हैं, मैं कैसे रोक सकती हूँ? तो यही आप तो ही पर्चा- बगल में बैठा के रोक सकते हो उनको। नहीं, अपनी तो- बात जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी यही बात की कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कानून की तरफ से अगर कोई गलत चीज़ मुसलमान समझते हैं कि उनके खिलाफ आ गई है, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसके खिलाफ दंगा करें, उसके खिलाफ सड़क पर जलाएं घरों को दूसरों को। और ये हिंदू और मुसलमान का इशू ही नहीं है, ये गवर्नमेंट का जुल्म है जो कि पब्लिक के खिलाफ है, जिसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, सीजीआई सिख भी की ओर शामिल से आज कोई दिशा निर्देश तो नहीं दिए गए, लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी की है कि दिल्ली हाईकोर्ट को भी वक्फ की संपत्ति बताया जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर आगे क्या होगा देखना दिलचस्प रहेगा। एक क्लोजिंग कमेंट राजीव रंजन जी जल्दी से आपका। देखिए मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करना, प्रतिवाद करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह की हिंसा भड़काई गई और निसंदेह ये पश्चिम बंगाल के होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ममता जी ने पूरे बंगाल को आज ज्वालामुखी के कगार पर पहुंचा दिया है। इसका नुकसान बहुत बड़ा हुआ है और ये बहुत आसानी से मिटने वाला ये फासला नहीं होगा। और इसके लिए जो लोग भी इस पाप में शामिल है, जो लोग भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं, वो बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। या तो आपका कानून में यकीन नहीं है, अगर कानून में यकीन नहीं है तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये याचिकाएं विचाराधीन है, यकीनन तो फिर बार बार ये अन्याय, मुसलमानों के साथ जुल्म, ये कह करके आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। अब आपको आगे आने सुप्रीम वाले कोर्ट वक्त पर तो में एतबार रखना देश की चाहिए। सर्वोच्च अदालत बस इस मैं पूरे इतना ही मामले में कहना क्या चाहता दिशा निर्देश देती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जैसे जैसे समय गुजरेगा, सुनवाई आगे बढ़ेगी देश की सर्वोच्च अदालत में, वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आएंगी और उससे साफ हो पाएगा कि वक्फ कानून को लेकर आखिर कोर्ट का रुख क्या है और सोच क्या है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। वक्फ कानून संवैधानिक है या नहीं, इसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन वक्फ कानून को लेकर जो भड़काऊ बयान दिए गए हैं, इसका नतीजा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। लगातार वहां हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुर्शिदाबाद में हिंसा की जिस तरह की कहानियां और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दर्दनाक है, भयावह है। कानून व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा पूरी तरह से ममता सरकार के हाथ में है, उनके पास है। लेकिन आंदोलन की शुरुआत से ही बंगाल की पुलिस हिंसा करने वाली भीड़ के आगे बेबस दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि बाद के दिनों में दंगा करने वालों के हौसले बढ़ते चले गए। सैकड़ों लोगों को इस हिंसा की वजह से पलायन करना पड़ा। डर के साए में मुर्शिदाबाद में लोग रह रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद जाने के बदले ममता बनर्जी कोलकाता में बैठकर दंगे के नाम पर ब्लेम गेम खेल रही हैं। वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताती हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में हत्या और पलायन पर घनघोर चुप्पी साध ले जाती हैं। अब इस तरह का जो दोहरा चरित्र है, वो राज्य को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द दंगाइयों पर लगाम लगाई जाए ताकि राज्य में शांति आ पाए। आगे क्या बनेगी परिस्थिति, उस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।